हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीटीएस, वेलकम टू गो टू साइंस। सो आज आप लोग जैसा कि थंबनेल में देख ही लिया होगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है केमिस्ट्री, क्लास 10th केमिस्ट्री का टर्म 1 के लिहाज से, यानी 2021 में जो 21 और 22 में जो एग्ज़ाम होने वाले आपके टर्म 1 यानी बोर्ड एग्ज़ाम, जिसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। क्योंकि केमिस्ट्री में 3 चैप्टर्स आ रहे हैं आपके केमिस्ट्री में, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस एंड मेटल नॉन मेटल। सो चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन को, बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक से लेकर के कंप्लीट चैप्टर, बिल्कुल एंड तक। आज ही की क्लास में दिल थाम के आराम से बैठिए और बिल्कुल सुकून से कॉपी और पेन, यानी कि 2 चीज़, नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा। और जो चीज़ भी आपको लगे नोट करने वाली या नोट्स बनाना चाहते हो तो आप नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, रिएक्शंस को हाईलाइट करूँगा, रिएक्शंस में कंपाउंड्स को हाईलाइट करूँगा, उन कंपाउंड्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताता जाऊँगा, तो उसको भी आप पॉज करके, रोक करके नोट डाउन करते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे टर्म 1 के लिए, क्योंकि MCQ आने वाला है। उस लिहाज से मैं बहुत ज़्यादा चीज़ मतलब बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। तो मैं शहबाज अहमद, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली द केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमें केमिकल रिएक्शन होता क्या है ये बताना है, ठीक है। देखो, आप लोगों ने शरबत बनते हुए या बनाया होगा जरूर, या बनते हुए देखा होगा। देखो, शरबत बनाते हुए क्या होता है, चीनी ऐड करते हैं, पानी ऐड करते हैं, बहुत सारे रूह अफ़ज़ा भी ऐड कर देते हैं, जो भी फ्लेवर आप ऐड करो उसके अंदर। मतलब शरबत जब बन के तैयार होता है और जब आप उसको पीते हो तो जाहिर बात है आपको उसका टेस्ट से पता चल जाता है कि इसमें सर चीनी भी मिला हुआ है, पानी भी मिला हुआ है, और क्या है इसमें और भी चीज़ें, मतलब फ्लेवर्स ऐड की हुई हैं, आप टेस्ट से बता सकते हो। तो मतलब शरबत बनने का प्रोसेस इज नॉट केमिकल रिएक्शन। ये जो शरबत बना है इस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन नहीं बोलेंगे। लेकिन चलो आओ हम लोग जो ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। जब पानी पीते हैं हम लोग, तो पानी पीने से क्या आपको लगता है कि इसमें हाइड्रोजन गैस है, या आपको लगता है कि इसमें ऑक्सीजन गैस है? बिल्कुल नहीं लगता होगा। इसलिए पानी जो है वो एक न्यू सब्सटेंस है। व्हाट इज न्यू सब्सटेंस? कि सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब बनाया, मतलब मिलाया हमने, तो वाटर बना, और वाटर इज द न्यू सब्सटेंस। तो केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस से न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? व्हेन 2 or more substances are combined to form a new substance। न्यू सब्सटेंस लगाना जरूरी है, चाहे वो एक बने, एक से ज्यादा बने, न्यू सब्सटेंसेस, देन इट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है? न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होना चाहिए। और न्यू सब्सटेंसेस क्या होता है, मैंने आपको पीछे बताया कि शरबत इज नॉट न्यू सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है, वो किस चीज से बना है उसकी प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है। लेकिन पानी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता। दैट इज वाई द वाटर इज अ न्यू सब्सटेंस। आपको ये पता चल गया होगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, 3 फिनोमेनन्स होते हैं, ध्यान में रखिएगा। पहला फिनोमेनन मैं आपको बता चुका हूं, एक तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना, MCQ में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना। दूसरा फिनोमेनन क्या होता है? दूसरा फिनोमेनन होता है दोस्तों कि एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है? एटम्स का रीअरेंजमेंट। मतलब जैसे H2+ में O2, एरो के बाद H2O लिखते हैं हम लोग, वाटर बनता है, तो एटम्स अपने जगह को चेंज करता है, इसको रीअरेंजमेंट ऑफ एटम बोलते हैं, राइट। तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम याद रखना, केमिकल रिएक्शन को होने के लिए ये कंडीशन है। तीसरा कंडीशन क्या है दोस्तों? ओल्ड बॉन्ड टूटेंगे ना, पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और ये भी एक कंडीशन है केमिकल रिएक्शन की। मतलब 3 कंडीशंस हो गए। MCQ में क्वेश्चन आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंडीशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ऑल ऑफ अबव का भी लास्ट में ऑप्शन मिलेगा, आपको ऑल ऑफ अबव पर टिक कर रहा है, ठीक है। मतलब इस तरह के यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तो हो गए केमिकल रिएक्शन और उसके कंडीशंस। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन। ध्यान से देखना, केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स 4 हैं टोटल, 4 आपने सुने भी होंगे, पढ़ा भी होगा। तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। चारों कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं यहाँ पर कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी। देखो, मैं बोर्ड पे आपको बताता हूँ। सबसे पहला है, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन स्टेट। हम स्टेट में चेंज देखते हैं कि अगर किसी सब्सटेंस के मिलने से स्टेट में चेंज हो जाए, मिलने से, ठीक है,
तो या टूटने से स्टेट में चेंज हो रहा है, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से सॉलिड बन रहा है कोई चीज, तो हम कहेंगे दिस इज द केमिकल रिएक्शन, बट नॉट श्योर, मतलब 100% नहीं कह सकते कि दिस इज केमिकल रिएक्शन, बट एक पहचान है सर, ये एक आइडेंटिफिकेशन है कि अगर कहीं पर किसी चीज को मिलते हुए देखा और स्टेट में चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि वो क्या है सर, केमिकल रिएक्शन है, राइट। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, सबसे प्यारा सा एग्जांपल H2 प्लस में O2, ठीक है, H2 प्लस में O2, H2O। देखो ये एक गैस है, H2 क्या है दोस्तों, एक गैस है, तो मैं यहाँ पे G लिख देता हूँ, O2 क्या है, गैस है, तो यहाँ G लिख देता हूँ। वाटर ये क्या है, लिक्विड है, तो यहाँ L लिख देता हूँ। आपने देखा कि गैस थे ये दोनों, और जब ये दोनों मिले केमिकली तो क्या बन गया, वाटर बन गया, और वाटर एक लिक्विड है, तो स्टेट में चेंज हुआ है नहीं हुआ, ठीक। चलो दूसरा है हमारा चेंज इन, दूसरा है हमारा चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। सर कलर में चेंज होता हुआ, दो चीज मिले और कलर में चेंज होता हुआ दिख जाए आपको, तो समझ लेना कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने CuSO4 एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, इसका एक सॉल्यूशन लिया, ये ब्लू कलर का दिखता है, इंक पानी में मिला दो कैसा दिखेगा, ब्लू, वैसा ही दिखता है। इसका कलर क्या है बच्चों, इसका कलर है ब्लू। और ब्लू कलर में जैसे हमने इसमें आयरन नेल डाला, आयरन नेल मतलब Fe आयरन का सिंबल होता है, आयरन नेल डाला, तो आयरन नेल डालते ही ये बन जाता है FeSO4 और Cu साइड लग जाता है, ठीक है। मतलब यहां पर एक चीज दिखा सर, Fe जो है वो Cu से ज्यादा रिएक्टिव है, Fe ने Cu को यहां से हटा दिया, खुद आके बैठ गया FeSO4 प्लस में Cu। पता है FeSO4 का कलर क्या होता है बच्चों, FeSO4 का कलर होता है ग्रीन, या इसको हम लाइट ग्रीन या पेल ग्रीन भी कहते हैं। तो आपने देखा इस रिएक्शन में कलर चेंज हो गया, तो हम कहेंगे सर दिस इज द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सब्सटेंस मिले और कलर में चेंज हुआ, दिस इज द केमिकल रिएक्शन, ब्लू से ग्रीन। ये पेपर में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारा, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। दोस्तों टेम्परेचर में चेंज होता हुआ, मान लो तो सब्सटेंस को आपने मिलाया और टेम्परेचर में चेंज हो गया, इट मींस वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। जैसे आपने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका कॉमन नेम है क्विक लाइम, क्या है, क्विक लाइम। ध्यान से देखना दोस्तों, जैसे आप क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड एक व्हाइट कलर का चूना जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, इसको आपने जैसे पानी में मिलाया, H2O में मिलाया, ये बना लेता है दोस्तों CaOH का होल ट्वाइस, और ये हीट लिखा रहता है इधर, इसका मतलब हीट रिलीज होता है सर, यहाँ पर ये चीज गर्म हो जाता है। जैसे ही आप चूना लाए मार्केट से, मतलब जो पाउडर होता है हमारा व्हाइट पाउडर, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, आपने किसी बर्तन में रखा, आप चाहे फ्रिज का पानी मिलाओ, गर्म पानी मिलाओ, ठंडा पानी मिलाओ, उसका मतलब ये, जैसे ही पानी मिलाया थोड़ी देर के बाद वो जो बर्तन है, जिस बर्तन में आप मिला रहे हो, वो बर्तन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, मतलब वहां पे क्या रिलीज हुआ है, हीट रिलीज हुआ है। ध्यान रखना क्या रिलीज हुआ बच्चों, हीट रिलीज हुआ। तो क्विक लाइम, इसको क्या बोलेंगे, इसका कॉमन नेम है क्विक लाइम, ध्यान रखना, इसमें वाटर मिलाया और ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका कॉमन नेम पता है आपको क्या बच्चों, इसका कॉमन नेम है स्लैग्ड लाइम। क्या है बच्चों, स्लैग्ड लाइम, या इसका एक और नाम है लाइम वाटर, पेपर में किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, लाइम वाटर, ध्यान में रखिएगा, लाइम वाटर। और बहुत ज्यादा हीट निकलता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये, हीट रिलीज होता है यहाँ से बहुत ज्यादा। क्लियर ये चीज आपने देखा कि किस तरह से। और इस रिएक्शन का एक एप्लीकेशन भी है, एक यूज भी है, इसको आप नोट डाउन करते रहना। इस एप्लीकेशन, इस रिएक्शन का एक यूज है क्या, व्हाइट वॉशिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसमें, व्हाइट वॉशिंग में, ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, व्हाइट वॉशिंग में। नेक्स्ट है हमारा चौथा, फोर्थ, इवोल्यूशन ऑफ गैस। दोस्तों क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सर कहीं पर दो सब्सटेंसेस मिले और गैस का इवोल्यूशन हुआ, सर गैस निकला वहां से, तो इसका मतलब है कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक एसिड था, क्या था बच्चों, एक एसिड था, एसिड में आपने डाल दिया जिंक, क्या डाल दिया, जिंक, जिंक एक टुकड़ा डाल दिया। अब जिंक आपको ज्यादा अजीब लग रहा है तो आप ऐसा करो, आप सोडियम डाल दो, क्या डाल दो, सोडियम, सोडियम मेटल एक, सोडियम ने जैसे ही, सोडियम आपने जैसे ही डाला सोडियम को इस HCl एसिड में, पता है क्या होगा दोस्तों, NaCl बन जाएगा, मतलब एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, इसमें से गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। अब आप देख सकते हो कि किस तरह से यहां से हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, गैस निकल रहा है ना, हाइड्रोजन गैस। अब तुमको सर कैसे पहचानेंगे कि हाइड्रोजन गैस ही निकल रहा है वहां से, देखो हाइड्रोजन गैस की मैं दो पहचान बता रहा हूं, देखो ये पेपर में ये भी आता है, हाइड्रोजन गैस की दो पहचान है। पहली पहचान क्या है, फर्स्ट, कि सर जहां से हाइड्रोजन गैस निकल रहा होगा अगर हमें चेक करना है, हम क्या करेंगे, बर्निंग कैंडल लेंगे, यानी जलती हुई मोमबत्ती, बर्निंग कैंडल ले जाएंगे, तो वहां से पॉप साउंड रिलीज होगा, पॉप साउंड।
है ना। पॉप साउंड मतलब हिंदी में इसको पटपटाने की आवाज बोल सकते हैं। तो पॉप साउंड रिलीज होता है, मतलब प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब वो हाइड्रोजन गैस है, पहली पहचान। दूसरी पहचान क्या है? दूसरी पहचान है कि सर हाइड्रोजन गैस ना ऑर्डरलेस और कलरलेस होता है। इसका ना तो कोई कलर होता है, ना तो कोई स्मेल होता है, ठीक है, और जाहिर है ना तो कोई टेस्ट भी होता है। तो इसकी ये पहचान है। दो पहचान मैंने आपको हाइड्रोजन गैस की बताई, आप चेक कर सकते हो कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है या नहीं निकल रहा। इस तरह से हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म। अब हम पढ़ेंगे सर केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ये तो सर केमिकल रिएक्शन था ना, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? बच्चों देखो, केमिकल इक्वेशन का मतलब है, फॉर एग्जांपल एक बात बताओ आप लोग, जैसे मैंने कहा कि हाइड्रोजन में आपने ऑक्सीजन मिला है, क्या मिला है? हाइड्रोजन में ऑक्सीजन, गैस है दोनों, जाहिर बात है क्या है? गैस है। आपने हाइड्रोजन में देखो, मैंने लिखा है यहां पर, देखना ध्यान से, मैंने लिखा हाइड्रोजन और प्लस मैंने लिखा है यहां पर ऑक्सीजन, एरो, मैंने लिखा है यहां पर वाटर। क्या लिखा है बच्चों? वाटर। ध्यान से देखना इस चीज को। हाइड्रोजन के बदले में क्या मैं H2 लिख सकता हूं? ऑक्सीजन के बदले में क्या मैं O2 लिख सकता हूं? एरो। वाटर के बदले में क्या मैं H2O लिख सकता हूं? दोस्तों क्या दोनों केमिकल रिएक्शन है? क्या ये केमिकल रिएक्शन है? यस सर। क्यों है? क्योंकि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। हमें मतलब नहीं है वर्ड में लिखा है या नहीं लिखा, मुझसे मतलब नहीं, हमें मतलब ये है कि सर हाइड्रोजन है कि नहीं, ऑक्सीजन है कि नहीं, वाटर है कि नहीं। तो सर ये केमिकल रिएक्शन है ना, ठीक। अब मैंने इसी केमिकल रिएक्शन को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, इस फॉर्म में लिख लिया। क्या फर्क है? हमने क्या कि केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस यूज हुए हैं उन सब्सटेंसेस के सिंबल्स लिख लिए मैंने यहां पर। क्या लिख लिए? सिंबल्स लिख लिए। तो दोस्तों केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन ही यही है, केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन ही यही है, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग द सिंबल्स ऑफ सब्सटेंसेस, बाय यूजिंग द सिंबल्स ऑफ सब्सटेंसेस। मतलब केमिकल रिएक्शन को सब सिंबल से यूज कर लेना ही क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। दोस्तों है ना बहुत आसान सा डेफिनेशन। अब आप इसको केमिकल इक्वेशन कह सकते हो, इस तरह से जो भी लिखा हो। देखो केमिकल इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं, एक एरो का लेफ्ट पार्ट LHS वाला और एक एरो का राइट पार्ट RHS वाला। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्लियर है? रिएक्टेंट क्या होते हैं सर? रिएक्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं? यस सर, रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, आपस में मिलते हैं। तो जो पार्टिसिपेट करेंगे वो केमिकल रिएक्शन में वो कहलाएंगे रिएक्टेंट, और जो रिएक्शन के बाद बनेंगे वो कहलाते हैं प्रोडक्ट। क्या कहलाते हैं दोस्तों? प्रोडक्ट कहलाते हैं। मतलब द सब्सटेंस विच फॉर्म आफ्टर द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। क्लियर है चीज? ओके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डिफरेंस आपको समझ में आ गया है। अच्छा सर ये एरो क्या बताता है? ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। एरो क्या बताता है सर? व्हाट इज एरो? व्हाट इंडिकेट्स एरो? एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। एरो किसको इंडिकेट करता है? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। कौन? एरो। क्योंकि एरो का अगर मैं हेड हटा दूं पता ही नहीं चलेगा सर कौन किससे क्या बन रहा है, पता ही नहीं चलेगा। सो एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। क्लियर है आपको? मतलब ये दो तीन बातें जो थी, मतलब केमिकल इक्वेशन के बारे में आपको पता चल गई है। मतलब केमिकल इक्वेशन क्या है सर? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग द सिंबल ऑफ सब्सटेंसेस। सर दो पार्ट होते हैं इसके, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और दो सब्सटेंसेस which participate in the chemical reaction product. Those substances which form after the chemical reaction are called product. सर एरो क्या बताता है? एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अच्छा एक और इक्वेशन लिख रहा हूं बच्चों में, ये इसको हटा देता हूं मैं, ये सब इसको मैं हटा देता हूं। देखो ये तो आप जान चुके हो ना। चलो एक बात बताओ, मैं एक और इक्वेशन लिख रहा हूं, C+O2 एरो CO2। आप मेरे को बताओ इन दोनों इक्वेशन में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? इन दोनों इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? अब एक चीज देखो ध्यान से, चेक करो आप। यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। या राइट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं सर? 1 है। सर रिएक्टेंट में तो सर ठीक है 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन 1 ही ऑक्सीजन है सर। सब दोनों तरफ एरो के दोनों साइड नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है। अगर आप टोटल भी ऐड करो 2 और 2 4 एटम है टोटल। इधर रिएक्टेंट में 4 एटम सर, प्रोडक्ट में 2 और 1 3 एटम है सर। नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है दोनों तरफ। अब जरा इसमें चेक करना, 1 और 2, 2 और 1 3 एटम है टोटल। इधर कितने हैं? 2 और 1 3 एटम है टोटल। मतलब इधर दोनों साइड नंबर ऑफ एटम सेम है। एक कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। आप इंडिविजुअल भी चेक कर सकते हो। आप बताओ इनमें फर्क क्या है? सर इधर नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट सेम इन बोथ साइड ऑफ एरो, इसमें नंबर ऑफ एटम्स आर सेम इन बोथ साइड ऑफ एरो। सो दिस इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सर ये अनबैलेंस्ड है।
अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और सर ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दोस्तों आपको केमिकल इक्वेशन की दो टाइप्स पता चल गए। व्हाट इज एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी, द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट सेम इन बोथ साइड ऑफ एरो। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगी, द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल या सेम इन बोथ साइड ऑफ एरो। ये हमारे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अच्छा एक बात बताओ, ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, क्या ये रिएक्शन सही है, क्या ये रिएक्शन सही है या गलत है? ये रिएक्शन अभी गलत है, क्योंकि एक लॉ है, वो लॉ कहती है कि जब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं है उसे हम गलत मानेंगे। मतलब हर केमिकल रिएक्शन को, जितने केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस है, सबको एक लॉ को ओबे करना पड़ेगा। दैट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि आपने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा। स्टार्टिंग में ये फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? ये कहता है कि इट स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। लास्ट में देखो एक वर्ड ध्यान दो, इन अ केमिकल रिएक्शन। 9th में इन बात पे ध्यान नहीं देते हम, क्या लिखा हुआ है, बस ये देखते हैं सर मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। लास्ट में लिखा इन अ केमिकल रिएक्शन। हमें 9th में पता ही नहीं होता केमिकल रिएक्शन क्या होता है, यहाँ आके पता चला केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट किया जा सकता, मतलब ना तो बढ़ सकता अपने आप, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, मतलब ना तो कम हो सकता है सर अपने आप। सो यहाँ जरा देखना एक बात आप, मास तो सर बढ़ गया इधर या घट गया इधर। सर देखो 2 हाइड्रोजन का मास होता है बच्चों 2 ग्राम, और 2 ऑक्सीजन का मास होता है बच्चों 32 ग्राम। जिन्होंने 9th क्लास में पढ़ा होगा समझा रहा होगा, पर समझने की भी जरूरत नहीं है। 32 ग्राम और 2 ग्राम कितने हो गए, 34 ग्राम इधर हमने रिएक्टेंट दिया, तो मिलना भी चाहिए, इनपुट आउटपुट भी उतना ही मिलना चाहिए 34 ग्राम। मास कभी चेंज नहीं होता, ध्यान रखना, जितना मास देते हैं उतना ही मास मिलना भी चाहिए। मास कभी घटता बढ़ता नहीं है, कांस्टेंट होता है। इसमें देखता 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम, 1 ऑक्सीजन है 16 ग्राम, 2 ऑक्सीजन का 32 ग्राम होता है, 1 ऑक्सीजन का 16 ग्राम, 16 और 2 कितने हो गए 18 ग्राम। मतलब सर दिया हमने 34 ग्राम और मिल कितना रहा है 18 ग्राम। सो दिस इज नॉट फेयर, 18 ग्राम नहीं मिल सकता, हमने दिया 34 तो 34 मिलना चाहिए। सो दिस इक्वेशन, दिस केमिकल रिएक्शन डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब ये केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं कर रहा, सो इसको करवाना पड़ेगा ओबे, मतलब ये हमें करना पड़ेगा। मतलब अनबैलेंस्ड है तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, बैलेंस्ड, इसके जैसा बनाना पड़ेगा। सो देखो इधर यहाँ पर मास बराबर होंगे, देखो एक कार्बन है, एक कार्बन का होता है 12 ग्राम, अच्छा 2 ऑक्सीजन है 32 ग्राम, कितने हो गए बच्चों, दोनों को ऐड करके बताओ जरा फटाफट जल्दी से, 44 ग्राम, गुड, कितना हो गया 44 ग्राम। इसको ऐड करो, एक कार्बन है सर तो 12 ग्राम प्लस 2 ऑक्सीजन है सर 32 ग्राम, ऐड करो बच्चों दोनों को 44 ग्राम, क्या दोनों इक्वल है, ये बैलेंस्ड है। तो हमें अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। चलो बैलेंस करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे सर? अच्छा आपसे पेपर में पूछा सकता है कि हम बैलेंस क्यों करते हैं केमिकल इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शंस को, व्हाई, बिकॉज टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, पॉज करके आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, ठीक है ना, आप पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो, नोट्स ऐसे ही बनते हैं, देखो आप बोलते बोलते नोट्स नहीं बना सकते, ठीक है ना। सो आप पॉज कर लिया करो उसको, और क्या करो तब उसको क्या करो, नोट डाउन कर लिया करो, फिर पॉज करके फिर शुरू करो, फिर देखो कहीं प्रॉब्लम होती है फिर दोबारा रिपीट कर लो, पीछे करके देख लो। अरे YouTube में बहुत सारे एडवांटेज है भाई हमारे पास, आराम से तकिया लगा के बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, पर दिमाग फोकस यहाँ पर, मतलब माइंड यही होना चाहिए। क्लियर है? चलिए तो मैं बैलेंस करना सिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पर मैंने लिखा H2 प्लस मैंने लिखा O2, एरो H2, इसी को पहले बैलेंस करते हैं, ये कम वक्त बैलेंस नहीं है। देखो बैलेंस करने के लिए 2 बातों को ध्यान में रखना, देखो ऐसा कोई रूल लिखा नहीं हुआ कहीं पर 2 बातों का ध्यान रखिएगा बैलेंस करते वक्त। ये पेपर में भी पूछा जा सकता है, एक बात पूछा जा सकता है पेपर में कि देखो बैलेंस जब आप करो तो जो भी नंबर्स आप लगाओ इसके अंदर, उस नंबर्स के लगाने की वजह से किसी भी केमिकल फॉर्मूले पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये पेपर में पूछा जाता है कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है मेनली, तो ऑप्शन में ये भी रहेगा कि केमिकल फॉर्मूला डिस्टर्ब ना हो, डिस्टर्ब ना हो। आप नंबर तो लगाओ पर ऐसे लगाओ कि केमिकल फॉर्मूला डिस्टर्ब ना हो, पहली बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर रिएक्शन में ऑक्सीजन दिख रहा है, ये पेपर में पूछा नहीं जाता, ये मेरा अपना आइडिया, अगर पेपर में इक्वेशन में ऑक्सीजन दिख रहा है तो कोशिश करो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने की। हाँ अगर बैलेंस नहीं हो रहा तो टाइम वेस्ट मत करो, फिर ऑक्सीजन को छोड़ के अगले एटम पे चले जाओ, दूसरे को बैलेंस करो आप, ठीक है। अच्छा सर बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे ये तो बताओ, आपने बताई नहीं। देखो बैलेंस करने के लिए हम नंबर्स लगाते हैं उसमें, अपने मर्जी से कोई सा भी नंबर, मतलब हम नंबर्स का दोस्तों हम ऐड नहीं कर सकते, नंबर्स को हम ध्यान रखना,
हम नंबर्स को घटा नहीं सकते, माइनस नहीं कर सकते, हम नंबर्स का डिवाइड ही नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर्स का। क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई। अब मान लो फॉर एग्जांपल कहीं लिखा हुआ है H2O, ध्यान रखना H2O वाटर का फॉर्मूला ये। तो अगर मुझे ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन अभी एक है ना, मुझे ऑक्सीजन को 2 करना है, तो 2 करने के लिए आप कभी नंबर यहां मत लगा देना, क्योंकि H2O2 फॉर्मूला ही डिस्टर्ब हो जाएगा। आप नंबर यहां मत लगा देना, मैथमेटिक्स थोड़ी स्क्वायर लगाओगे आप, समझिए बात, यहां नंबर मत लगाओ, फॉर्मूला डिस्टर्ब हो जाएगा। आप नंबर कहां लगाओगे सर? बीच में भी नहीं लगा सकते आप, बीच में सोच लो बीच में लगा दो सर, नहीं गलत हो जाएगा, यहां से भी फॉर्मूला डिस्टर्ब हो जाएगा, यहां से भी फॉर्मूला डिस्टर्ब हो जाएगा। तो नंबर लगाना पीछे, यहां पर बैक साइड। अब देखो ये आपने लगाया किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए, 2 ऑक्सीजन। पर अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, ये किसका हो जाता है? हाइड्रोजन का भी हो जाता है। लगाया ऑक्सीजन के लिए, पर ये हाइड्रोजन का भी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 2 4, मतलब 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए। दोस्तों ये तरीका है बैलेंस करने का। चलिए इसको बैलेंस करके देखते हैं। अब बताओ, एक एक एटम करके बैलेंस करो, कोई जरूरी नहीं है हर एटम को बैलेंस करने के बाद ना एक बार चेक करना, ठीक है। देखो हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है। बताओ किधर 2 लगाऊं? इधर 2 है, इधर 1 है, किधर 2 लगाऊं? सर यहां 2 लगा दो। क्या लगा दिया हमने? 2, ठीक है। इसको मैं जरा ग्रीन पेन से दिखा रहा हूं, आपको जरा हाईलाइटेड दिखेगा, ठीक है। मैंने यहां पे क्या लगा दिया बच्चों? 2 लगाया। कितने ऑक्सीजन हो गए? 2 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन बराबर चेक करो एक बार, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, सर बराबर ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन फिर से चेक करो एक बार, मैंने कहा ना हर एटम को बैलेंस करने के बाद एक बार चेक जरूर करो। यहां पर हाइड्रोजन कितने? 2, यहां पर हाइड्रोजन कितने? 4, बढ़ गए ना हाइड्रोजन। इधर 4, इधर 2, किधर मल्टीप्लाई करूं? इधर 4, इधर ज्यादा, इधर कम है, तो मल्टीप्लाई किधर करूं? इधर। कितने से? 2 से। तो 2 2 4, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। हो गया बैलेंस? क्लियर है? एक आप ट्राई करो, एक आप लोग ट्राई करो जल्दी से प्लीज, पॉज करके ट्राई करना, पॉज करके। Al प्लस में O2 Al2O3, पॉज करके ट्राई करो, रोक के, रोको, ट्राई करो। 1 2 3 4 5। अब मैं करता हूं, चलो देखो ध्यान से, पॉज करके ट्राई करना है, ठीक है ना। हाँ, एल्यूमिनियम 1 है, यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 3 है। आपको ज्यादा टफ लग रहा है, मैंने क्या कहा था? ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करने की कोशिश करो, करते हैं सर। इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, बराबर करना दोनों को। आप बताओ, एक नंबर है 2, एक नंबर है 3, आप बताओ दोनों को बराबर कैसे कर सकते हो? सर ऐसा करते हैं ना, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर हो 6 6 दोनों तरफ हो जाएगा। देखो इधर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर को सॉरी इधर को 3 से करो, इधर को 2 से करो, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। तो सर ऐसा करते हैं ना, O2 है तो सर इसका मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं, 6 हो जाएगा ऑक्सीजन। और इधर O3 है तो इसका मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं। अपने मर्जी से, देखो अपना मर्जी से चलाना है यहाँ पर, यही तो आपको चाहते हैं, आप चाहते ही अपना मर्जी चलाना है यहाँ पर। 2 3 6 ऑक्सीजन, 2 3 6 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सर बराबर हो गया हमारे। अब एल्यूमिनियम चेक करो, एल्यूमिनियम कितने? 2 2 4 लगाया इसके लिए था, पर अब इसका भी हो गया 2 2 4 एल्यूमिनियम। इधर कितना लगाओगे? 4, बैलेंस्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इस तरह से एनसीईआरटी में चले जाइएगा। एनसीईआरटी बुक में पहले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का, बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, वहां से आपको बैलेंस हो जाएगा। कोई डाउट आता है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दो कि सर मुझे इसमें प्रॉब्लम हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा, मैं उसका अलग से किसी भी वीडियो में डाल के दिखा दूंगा आपको कि कैसे बैलेंस करते हैं। आई होप कि आपको बैलेंसिंग समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। एक और ट्राई करो, एक और लास्ट, एक और पॉज करके प्लीज, पॉज करके। Fe प्लस में H2 एरो, ये स्टीम है, ध्यान से देखना, ये स्टीम है, क्योंकि आयरन सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। देखो ये भी एक इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने आपको, आयरन सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्शन का। चैप्टर 3 मेटल नॉन मेटल में मैंने बताया है, मेटल नॉन मेटल का वीडियो, कंप्लीट वीडियो, एक ही वीडियो पूरा मैंने खत्म किया है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ, आप जाके देख लेना वहां से प्लीज, मेटल नॉन मेटल पूरा चैप्टर, ठीक है, टर्म 1 के लिए। स्टीम है, ठीक है, स्टीम से जब रिएक्शन करता है आयरन तो बनाता है Fe3O4, फेरस ऑक्साइड कहते हैं इसको, और ये देता है हाइड्रोजन गैस। ध्यान से देखना प्लीज, Fe3O4 प्लस में H2। अब आप बताओ इसको बैलेंस करो, पॉज करो, बैलेंस करो। 1 2 3 4 5, मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो इधर ऑक्सीजन कितने? 1, इधर ऑक्सीजन कितने? 4, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। सीधी सी बात है, सीधा सीधा दिख रहा है सर, यहाँ 4 लगेगा, यहाँ क्या लगेगा? 4 लगेगा। मैं यहाँ पर ग्रीन पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको हाईलाइटेड दिखे, यहाँ पर क्या लगेगा? 4 लगेगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? सीधी सी बात है, देखो 4 लगा। अच्छा अब सर क्या रह गया बैलेंस करने को? अब रह गया Fe कितना? इधर 3 है, इधर कितना लगा दो? 3, इधर 3 था सर, इधर 1 ही था, 3 लगा दिया। हाइड्रोजन कितना? इधर 2, इधर हाइड्रोजन कितना? 4 2 8, और ये सर यहाँ तो ज्यादा है, 8 है, इधर 2 ही है, तो 2 को मल्टीप्लाई किससे करोगे? 8 आएगा। 2 को मल्टीप्लाई किससे करोगे? 8 आएगा, 4 से, तो यहाँ 4 लगा दो। आप चेक कर लो, चेक कर लो। 3Fe 4 2 8 हाइड्रोजन,
8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, हो गया बैलेंस। इस तरह से आप जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट आता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर कोई डाउट आता है अपना कमेंट सेक्शन है ना, मैं पढ़ूंगा और आपको वहाँ से रिप्लाई करूँगा, ठीक है। इसको मैं रेस कर देता हूँ ध्यान से। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा दोस्तों वो है, ये तो हमारा हो गया केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करेंगे क्या, ये सब सारी चीज़ हमारी हो गई खत्म, मतलब एक पड़ाव हमारा खत्म हो गया। अब केमिकल रिएक्शन के टाइप्स, सबसे लास्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। दोस्तों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग को सिर्फ इतना पढ़ना है, 10 टाइप है केमिकल रिएक्शन के, और बहुत ही आसान फटाफट न्यू निपट जाता है। बस इक्वेशंस को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, डेफिनेशन में बोल दूंगा, आप डेफिनेशन को पॉज करके लिख लीजिएगा, एग्जांपल मैं यहां पर लिखूंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो सबसे पहला टाइप है दोस्तों, सबसे फर्स्ट टाइप, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोस्तों कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही जाहिर है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस अगर कंबाइन हुए और एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो, सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो, तो हम इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब प्रोडक्ट में कितना दिखना चाहिए? एक ही सब्सटेंस दिखना चाहिए। इसकी पहचान है कि प्रोडक्ट साइड में एक ही सब्सटेंस दिखना चाहिए, तभी हम उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, अदरवाइज नहीं कह सकते। मतलब एग्जांपल के तौर पे सर, जैसे फॉर एग्जांपल C+O2, आप बताओ क्या बनेगा? CO2। आप देखो यहां इधर दो है, पर प्रोडक्ट में एक ही सब्सटेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड। आप एक और एग्जांपल ले सकते हो सर, H2 प्लस में O2, छोटे छोटे एग्जांपल ले रहा हूं, H2O। आप देखो प्रोडक्ट में एक ही सब्सटेंस है सर, ये दोनों का दोनों एग्जांपल है किसका? किसका एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। दूसरा है इसका उल्टा, इसका ठीक उल्टा रिएक्शन है दूसरा। कॉम्बिनेशन खत्म हमारा, बस ये देखना है लास्ट में प्रोडक्ट में एक ही सब्सटेंस होना चाहिए तभी कॉम्बिनेशन होगा। दूसरा है हमारा इसका ठीक उल्टा, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसमें स्टार लगा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्यों? इसका उल्टा कैसे? क्योंकि सर इधर बहुत सारे सब्सटेंस जुड़ के एक बना रहे हैं, इसमें उल्टा होगा, इसमें एक टूट के बहुत सारा सब्सटेंस बनाएगा। एक सब्सटेंस टूटेगा, डिकम्पोज होगा, टूटेगा, जाहिर बात है अपने आप तो टूटेगा नहीं, कुछ एनर्जी लगेगी तभी टूटेगा और बहुत सारा सब्सटेंस बनाएगा। मतलब इधर इसमें रिएक्टेंट में एक ही सब्सटेंस दिखना चाहिए और प्रोडक्ट में बहुत सारे। क्लियर है चीज? ओके, तो चलो सबसे पहले इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। CaCO3 एरो पे हम लिखते हैं हीट, मतलब इसको गर्म किया गया सर, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप टूटती नहीं है, उस पर एनर्जी देनी पड़ती है। हीट एक एनर्जी, हमने हीट दिया इसमें और ये टूट के बिखर गया। CaO प्लस में CO2, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, वही अपना क्विकलाइम जो शुरू में बताया था। और ये कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसकी पहचान आप सबको पता होगा कि बर्निंग कैंडल को ये बुझा देती है, जलती हुई कैंडल को ये क्या करती है? बुझा देती है, जलती हुई कैंडल को बुझा देती है। चलिए, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इत्तेफाक से डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह के होते हैं। एक तो आपने ये देखा, इसमें किसका इस्तेमाल किया? हमने हीट का इस्तेमाल किया। तो ऐसा रिएक्शन ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें हीट का इस्तेमाल हो तोड़ने के लिए, हम ऐसे को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब इसका नाम क्या पड़ जाएगा? थर्मल। थर्म मतलब होता है हीट, इसी वर्ड से बना है, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन इसका नाम हो जाएगा। थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट का इस्तेमाल करके हमने तोड़ा, इसके अंदर एनर्जी हीट के फॉर्म में सप्लाई किया है। थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका दूसरा पार्ट पता है क्या आपको? ये पहला तो हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा पार्ट पता है क्या है? इसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक। क्या नाम है दोस्तों? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है इसमें पता है? इसमें वाटर, पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है। क्या पास किया जाता है दोस्तों? इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी सिटी? कोई सिटी नहीं है, ये एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया पानी में। जब पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो वाटर टूट जाते हैं, मतलब H2 और O2, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाते हैं दोस्तों, और ये बनाते हैं H2 प्लस में O2। अगर मैं इसको बैलेंस करूं, जरा बैलेंस करना, इधर एक ऑक्सीजन है उधर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 लगा दूं मैं, या 4 हाइड्रोजन होगा, यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2 ही है, तो यहाँ 2 लगा देता हूं मैं, ठीक है। अब आप देखो मुझे यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के। यहाँ ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल? कुछ नहीं है, तो 1 मॉलिक्यूल है। पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच मॉलिक्यूलर रेशियो क्या होता है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, रेशियो बाय वॉल्यूम क्या होता है? इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, आपको याद रखना है। 2:1 क्या आएगा? 2:1, ये ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से के बीच रेशियो क्या होगा? रेशियो बाय वॉल्यूम या मॉलिक्यूलर रेशियो। क्लियर है चीजों के? तो यहां से 2:1 बताना है। तीसरा रिएक्शन है दोस्तों, थर्ड रिएक्शन हमारा। थर्ड रिएक्शन है फोटोलाइटिक। ये भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखो डिकम्पोजिशन के इतने पार्ट्स हो गए, टाइप्स हो गए, 3 टाइप्स हो गए, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक का एग्जांपल है AgCl, सिल्वर क्लोराइड, या AgBr भी ले सकते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं उसको, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। इसमें जब हम इसको सनलाइट में रखेंगे, किसमें रखेंगे बच्चों?
इसको जब सनलाइट में रखेंगे तो ये Ag अलग हो जाएगा, टूट जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा, ये क्लोरीन गैस है। दोस्तों इस रिएक्शन को मैं क्या बोलूं, इस पर मैं डबल स्टार लगाता हूं। इस रिएक्शन के बारे में इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में कि क्या बताऊं, बहुत सारे क्वेश्चंस। जैसे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में एनर्जी क्या देते हैं, तो सनलाइट। जैसे AgCl, अच्छा कलर भी चेंज होता है यहाँ पर। AgCl इसका होता है व्हाइट, ये व्हाइट PPT है दोस्तों। ये क्या है, ये व्हाइट PPT मतलब होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी में घुलते नहीं है, तो सर ये व्हाइट PPT है, प्रेसिपिटेट है। इसको चाइना डिश में जैसे धूप में रखते हैं ना, Ag अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस उड़ जाता है। और पता है कलर व्हाइट PPT से ये कैसा कलर में चेंज हो जाता है, ये हो जाता है ग्रे। किस में हो जाता है, ग्रे। ये कलर पूछा जाता है अक्सर। एक तो ये इन्फॉर्मेशन है। एक और इन्फॉर्मेशन लो इसके बारे में, AgCl लाइट सेंसिटिव कंपाउंड है। देखो ना, लाइट में पड़ते ही ये बिखर जाता है, टूट जाता है, तो लाइट सेंसिटिव कंपाउंड है। पेपर में आता है इसमें से कौन सा लाइट सेंसिटिव कंपाउंड है, आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। AgBr भी लाइट सेंसिटिव कंपाउंड है। एक और इन्फॉर्मेशन लो, AgCl को डार्क बॉटल में रखा जाता है। क्यों, क्योंकि लाइट का फर्क पड़ जाता है, इस पर लाइट से डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है, आप नोट डाउन करते जाओ, देखो मैं बोलूंगा नहीं बार बार। AgCl को डार्क बॉटल में रखा जाता है। एक और इन्फॉर्मेशन लो, ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन, इस रिएक्शन का इस्तेमाल, इस रिएक्शन का यूज, एप्लीकेशन है क्या, इस रिएक्शन का एप्लीकेशन है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। किसमें, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। दोस्तों इतने सारे इंफॉर्मेशन है सिर्फ थर्ड वाले रिएक्शन में। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 रिएक्शन है। पहला थर्मल, जिसमें हीट का इस्तेमाल होगा CaCO3 से, इसको याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट से। अच्छा इलेक्ट्रोलाइटिक, जिसमें वाटर का, इसमें एक नॉलेज मैंने आपको क्या दिया, 2:1 का हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच रेशियो बनता है। आपको कभी उल्टा पूछ दिया जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच रेशियो बताओ, तो 1:2 हो जाएगा। फिर उल्टा ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का पूछ दिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का तो 2:1 घुमा के भी आता है। हाँ, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में AgCl या AgBr का लेना एग्जाम्पल, और सेम रिएक्शन याद कर लेना आपको। आप इसको नोट डाउन कर लो, जो भी करो फटाफट इसको हटाओ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ने से पहले मैंने कहा था आपको एक जो हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है, कौन मेटल किससे ज्यादा रिएक्टिव है, वो आप क्या कीजिए, याद कर लीजिए। वो रिएक्टिविटी सीरीज मैंने उसमें लिंक मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं याद करने का तरीका भी बताया है रिएक्टिविटी सीरीज का, वो लिंक जरूर आप देख लेना, क्योंकि वहां पे याद भी करवाया रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, एक एक चीज इंफॉर्मेशन मैंने बताया वहां पर, ठीक है। चलिए, तो हमने थर्ड रिएक्शन पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है दोस्तों, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को, कम रिएक्टिव जो, उसको अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे यहां पर हमने लिया CuSO4, कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन है। अगर इसको हमने Fe में डाल दिया, मतलब इसमें मेटल डाल दिया, Fe डाल दिया, आयरन पता है दोस्तों कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव। मैं ये पहले भी लिख चुका हूं, ये रिएक्शन बार बार लिख रहा हूं, देखो ताकि याद रहे आपको। Cu को हटा देगा और खुद यहां बैठ जाएगा, तो FeSO4 प्लस में Cu। कम रिएक्टिव कभी हाई रिएक्टिव को नहीं हटा सकता, ध्यान रखना। अगर मैं CuSO4 और प्लस में इसमें Fe की जगह में डाल देता Hg, मरकरी, जो कि कम रिएक्टिव है कॉपर से, मरकरी की औकात नहीं है Cu को हटा दे यहाँ से, ध्यान रखना इस चीज को। तो FeCu को यहाँ से हटा सकता है। क्या बना लेगा FeSO4, कलर इसका क्या है, कलर क्या है इसका, ग्रीन, इसका कलर क्या था, ब्लू, ठीक है। तो Fe ने डिस्प्लेस किया Cu को, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है चीज, ओके। आपका जो चौथा रिएक्शन है दोस्तों, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, इसमें एक ही मेटल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोस्तों डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या थी डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या थी, द रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेसेस द लो रिएक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इसका एग्जांपल आपके सामने है। डबल डिस्प्लेसमेंट में द रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज्ड, जिसमें आयंस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। जिसमें एग्जांपल क्या है दोस्तों, पता है एग्जांपल है सबसे आसान, बहुत आसान सा एग्जांपल। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिया BaCl2 प्लस में Na2SO4। देखो मैंने क्या लिया, पता है इसमें Ba पे प्लस आयन है, Cl पे माइनस आयन होता है, Na पे प्लस और SO4 पे माइनस। अच्छा प्लस Ba है और इसमें प्लस Ba और Na है, दोनों आयन क्या करेंगे, अपनी जगह को एक दूसरे से चेंज कर लेंगे। मतलब Na आ जाएगा Ba की जगह, B आ जाएगा Na की तरफ। इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ आयन, आयंस एक्सचेंज किया ना उन्होंने। अच्छा तो क्या बनाएगा बताओ, Na Ba की जगह आए तो NaCl के साथ आ जाएगा। फॉर्मूला NaCl के बीच क्या होता है, NaCl, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 1 है, 1 देगा एक दूसरे को, NaCl बना लेगा। अच्छा BaSO4 के साथ जाएगा तो सर BaSO4, बेरियम सल्फेट। इसके बारे में सुनो, इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन है, व्हाइट PPT इसको भी कहते हैं। अब तक आपने कितने PPT पढ़े, 2 PPT, AgCl और BaSO4, व्हाइट PPT कहते हैं इसको।
अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट का एक और रिएक्शन देखो, और ये रिएक्शन मैं लिख रहा हूं, ये भी और एक और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो जरा ध्यान से, हमारा है PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट कहते हैं इसको, पीबी लेड होता है, और इसमें हमने अगर डाला, सॉरी, इसमें अगर हमने डाला KI मतलब है तो पोटेशियम आयोडाइड। अब आप ही बताओ, ये K मेटल है, PB मेटल है, एक दूसरे की जगह को एक्सचेंज कर लेगा KNO3 के साथ, PBI के साथ, तो सर यहाँ बना लेगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट और PbI2 बनाएगा। यहाँ पर देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पता है दोस्तों, ये है येलो PPT, पेपर में कई बार पूछा गया ये चीज़, येलो PPT है, येलो प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट एक बार और बता दूं, प्रेसिपिटेट वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी में घुलते हैं नहीं है, ये येलो PPT है। तो इस तरह से इस देखो, आपको रिएक्शन रटना नहीं है, आप रिएक्शन को ना एक लॉजिक से याद रखो, मतलब एक इंफॉर्मेशन से याद रखो। हर रिएक्शन एक इंफॉर्मेशन देके जाता है आपको, ये भी देखे गया, ये भी देखे गया, हर रिएक्शन ये भी देके जाता है, ब्लू से ग्रीन हो जा रहा है, तो हर रिएक्शन को आप इंफॉर्मेशन से याद रखो। इसमें ये हो रहा है, अच्छा ये इस वाला ये वाला रिएक्शन होगा, तो आप इसको रटो मत, याद करो, मतलब याद करने का मतलब दिमाग में रखो एक इंफॉर्मेशन के साथ। आपका ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सचेंज ऑफ आयन होता है इसके अंदर। एग्जांपल आपने दोनों बहुत ही स्टार वाले एग्जांपल देखे आपने पूरे बुक में से, ठीक है। पांचवा, फिफ्थ दोस्तों, इस फिफ्थ रिएक्शन एक और मैं लिख रहा हूं जिसका नाम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन में तो क्लियर ही है सर, प्रेसिपिटेट बनेगा, प्रेसिपिटेशन में क्लियर है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में सर प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट वही, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड। तो इसका एग्जांपल सर क्या लिखूं, देखो ना, यही दोनों एग्जांपल इसके भी एग्जांपल होंगे, यही दोनों एग्जांपल इसके भी एग्जांपल होंगे। तो दोस्तों हर रिएक्शन एक इंफॉर्मेशन देता है। प्रेसिपिटेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्रेसिपिटेशन के बाद है दोस्तों हमारा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। छठा रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में दोस्तों क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, नाम ये एक्सो मतलब होता है एग्जिट, थर्म मतलब होता है हीट। सर ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो, एनर्जी रिलीज हो रहा हो, उसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है CaO और प्लस में इसमें हमने पानी मिलाया, क्या मिलाया दोस्तों, पानी। शायद ये रिएक्शन आपको याद होगा, क्विक लाइन में पानी मिलाने वाला क्या हुआ था, वहां पर हीट रिलीज हुआ था बहुत ज्यादा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में क्या बना था सर, हाँ हीट बना था, मतलब हीट रिलीज हुआ था। हीट कोई सब्सटेंस नहीं, एनर्जी है, तो एनर्जी रिलीज हुआ ना, तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हीट एग्जिट हो रहा हो। जैसे रेस्पिरेशन, सांस लेते हैं हम लोग, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में हीट अप होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज की तरह, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है हमारे सेल में और एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब एनर्जी रिलीज होती है। जैसे अभी हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा हीटअप है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्या करें, डेडिकेशन के साथ आप लोगों के लिए पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि आपका एग्जाम है, आपका एग्जाम बेहतर जाना चाहिए। हमें गर्मी लगे तो लगे, आपको बस एक ही काम करना है, लाल वाला बटन प्रेस कर देना है ना यार। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, खत्म। लाइक पे क्या करना है, बेल प्रेस करना, लाइक प्रेस करना है और सब्सक्राइब वाला चैनल। इससे क्या होता है ना, देखो हमारी फैमिली बनोगे, मैं कुछ भी इंपॉर्टेंट डालूंगा सबसे पहले आपके पास जाएगा, अगर आप बेल आइकन भी दबा देते हो तो देखो आप सब्सक्राइब तो कर ही लो, बाद में देखा जाएगा। देखो इतना यार मैं कुछ भी मांग नहीं रहा आपसे, कोई फीस वीस नहीं है भाई। देखो मैं यही सेंटर में पढ़ाऊँ ना, कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूँ, मैं फीस लेता हूँ उसकी, यहाँ पर फ्री है। सो लाइक तो कर ही दो और सब्सक्राइब करना भूलो ही मत, सब्सक्राइब करके रख लो, इंपॉर्टेंट मिलेगा आपको, देखना डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिलता रहेगा हमेशा, ये बात है। चलिए नॉलेजेबल चीज़ है। तो ये हमारा छठा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में CO मैंने मिला। अच्छा सर एक और रिएक्शन तो होता है एंडोथर्मिक, क्या होता है इसका उल्टा, एंडोथर्मिक रिएक्शन सर। एंडोथर्मिक पता है, एंडोथर्मिक में उल्टा होता है, यहाँ हीट रिलीज हो रहा था, एंडोथर्मिक में हीट कंज्यूम, मतलब सर हीट कंज्यूम होता है। क्या मतलब सर कंज्यूम, मतलब हमें हीट देना पड़ता है अपनी तरफ से, एनर्जी देनी पड़ती है तभी रिएक्शन हो पाता है। तो एनर्जी देंगे तभी रिएक्शन होगा, एनर्जी देंगे तभी रिएक्शन होगा। तो हम क्या करते हैं सर, इसका एग्जांपल कैसा लिखते हैं जिसमें एनर्जी देनी पड़े सर, ऐसा कौन सा रिएक्शन है आपको मैं बताऊं। देखो जैसे एक है, दो एग्जाम्पल दूंगा इसके मैं। जैसे एक हमारे पास CaCO3 जो पहले देख चुके हो आप, CaCO3 में जब तक हीट नहीं दोगे टूटेगा नहीं, आपने पहले भी देखा ना डिकम्पोजिशन में दोस्तों। CaCO3 को हीट दिया नहीं टूटा, CaO प्लस में CO2 में, देखो आपने हीट दिया तभी टूटा, इसका नाम है एंडोथर्मिक। एक और इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इसका एग्जांपल ठीक है, 7th वाले का एंडोथर्मिक का। अच्छा उसके बाद एक और एग्जांपल सर, ये सबसे बेस्ट, ये स्टार वाला रिएक्शन है, PbNO3 का होल ट्वाइस। इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं मैं अभी। PbNO3 का होल ट्वाइस, जैसे इसको हम गर्म करते हैं दोस्तों, इसमें से निकलता है PbO, ध्यान से देखना, प्लस में NO2 प्लस में O2। क्या इंफॉर्मेशन है इसके बारे में ध्यान सुनना, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ये जो NO2 है ना दोस्तों, NO2 इसको बोलते हैं ब्राउन फ्यूम्स। क्या बोलते हैं, ब्राउन फ्यूम्स या ब्राउन रेजिड्यू, ब्राउन रेजिड्यू।
ब्राउन फ्यूम्स या ब्राउन रेसिड्यू के नाम से बहुत फेमस है ये NO2। तो इसको इस चीज से याद रखो, ब्राउन फ्यूम्स के नाम से PB लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब हीट दे करके, मतलब एंडोथर्मिक का भी एक एग्जांपल है ये, मतलब डिकम्पोजिशन भी कह सकते हो इसको एंडोथर्मिक भी कहते हो, दोनों सही है इसका। क्लियर है चीज? ओके, आपको 7th रिएक्शन आपको एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक याद हो गया। अब हमारा 8th रिएक्शन है। 8th रिएक्शन क्या है सर? 8th रिएक्शन है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या है? ऑक्सीडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में दोस्तों ऑक्सीजन ऐड होते हैं और हाइड्रोजन रिमूव होते हैं। अच्छा, मैं उन दोनों की डेफिनेशन बता दूं एक्सोथर्मिक की। एक्सोथर्मिक रिएक्शन द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, और एंडोथर्मिक जो मैंने बाद में लिखा था उसका है द रिएक्शन इन विच हीट इज कंज्यूम्ड। हीट इज कंज्यूम्ड, ये डेफिनेशन है, याद रखना, लिख लो इसको, आप नोट डाउन कर लो। अब हमारा ऑक्सीडेशन द रिएक्शन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन निकल रहा हो तो हम इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्लियर है चीज़ों की? कोई प्रॉब्लम इसमें आपको? इसके एग्जांपल सर, इसके एग्जांपल बहुत आसान है, ये देखो C+O2 एरो CO2, क्या है ये? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। 8वां ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है दोस्तों? इसका एग्जांपल क्या? C+O2 C2, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। इसका ठीक उल्टा एक और रिएक्शन दोस्तों, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन, जिसमें रिडक्शन रिएक्शन दोस्तों, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? उल्टा, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, इसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। यहाँ उल्टा सर, या तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो और हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, दोनों में से कोई एक काम हो रहा हो तो ये रिडक्शन हो जाएगा। तो कितना आसान सा रिएक्शन है देखो, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ लिया CuO प्लस में H2 एरो, Cu प्लस में H2O। आप देखो यहाँ ऑक्सीजन था ना, पहले ऑक्सीजन था पहले इसके पास, अब ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गया। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? CO अकेला। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है दोस्तों? रिडक्शन रिएक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन। अब अगर ऐसा रिएक्शन सर जिसमें ये दोनों हो रहा हो सर, तो हम ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे ऐसे रिएक्शन को? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे दोस्तों? रेडॉक्स रिएक्शन। देखो ना, रेड फॉर स्टैंड्स फॉर रिडक्शन और OX स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, जिसमें दोनों हो रहा हो सर, बोथ द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। एग्जाम्पल सर आपके सामने एक बार एग्जाम्पल ये लिखा हुआ, आपने पहचाना नहीं, CuO प्लस में H2 एरो, Cu प्लस में H2O। देखो आप ये देख रहे हो आप, ये CuO से Cu का बनना, ये ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, ऑक्सीजन हट गया यहाँ से, तो ये कहलाएगा रिडक्शन। क्या कहलाएगा? रिडक्शन। और दोस्तों H2 अकेला था ना, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, देखो तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। देखो दोनों चीज चल रहा है इसके अंदर, दोनों चीजें हो रही है इसके अंदर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों। इसको बोल देंगे रेडॉक्स रिएक्शन। दोस्तों रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में 4 टॉपिक्स पूछे जाते हैं, 4 पॉइंट्स आपसे पेपर में अक्सर पूछा जाएगा। 4 पॉइंट्स क्या क्या पूछा जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग, देखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ध्यान रखना, इसको स्टार लगा लो, मैं जो पूछ रहा हूँ अभी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ये लिखने को आता है पेपर में। आपसे पूछा जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? ये लिखो पेपर में। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? ये लिखो पेपर में, ये आता है। आपसे पूछा जाएगा ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या है? ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या है? और आपसे पूछा जाएगा रिड्यूस्ड सब्सटेंस क्या है? रिड्यूस्ड सब्सटेंस क्या है? दोस्तों ये 4 चीज़ें आपसे पेपर में पूछी जाएंगी, ठीक है? ये 4 चीज़ें आपसे पेपर में पूछी जाएंगी, ध्यान रखना प्लीज़। इन चारों का मतलब समझा, तो बहुत ही स्टार वाले पॉइंट्स बता रहा हूँ पेपर में आने वाले, जो पेपर में गारंटी है, लिख लो, ये 4 में से कोई 2, 1 या 4 पूछा ही जाएगा। पहचानने का तरीका देख लो ध्यान से प्लीज़। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानने का क्या तरीका? आप रिएक्शन को देखो पहले, ये अक्सर ये चारों तभी पूछा जा सकता है जब रिएक्शन कैसा हो, या तो ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो या रिडॉक्स हो, तभी पूछा जा सकता है आपसे। चलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें से पूछ रहा हूँ। जैसे मैं इन 4 चीज़ों के बारे में पूछूँ ना, या एग्जाम में पूछा जाए, आप प्रोडक्ट को मत देखना, आपको प्रोडक्ट से कुछ भी नहीं लेना। प्रोडक्ट में कुछ भी, प्रोडक्ट का कुछ भी उठा कर लिखोगे ना, गलत हो जाएगा। आपको प्रोडक्ट से कुछ भी लेने का नहीं, मतलब कुछ नहीं लेना आप। तो क्या लेना है सर? रिएक्टेंट से लेना आपको, ये 2 है ना, इन दोनों में से चूज करना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? देखो रिएक्टेंट में जाओ और देखना जिसके पास ऑक्सीजन हो वो पूरा उठा के रख दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होता है, जिसके पास ऑक्सीजन हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होता है। तो आप बताओ इन दोनों में किसके पास ऑक्सीजन है? CuO के पास, यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब CuO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CuO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जो अपोजिट वाला हो ना कंपाउंड, उसको उठा के रख दो, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब जिसके पास ऑक्सीजन ना हो, H2 हमारा, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो सर ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया।
ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। अब पूछा जाता है इसके बारे में ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन है। ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस के लिए ध्यान रखना, ध्यान सुनना, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है, मतलब जिस पर ऑक्सीजन का अटैक होने वाला है ना, वही ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कहलाएगा। ऑक्सीडाइज या सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड या ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कहलाएगा, जिस पर ऑक्सीजन का अटैक होने वाला, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है वही। तो सर फिर से H2 आंसर आएगा। रिड्यूस्ड सब्सटेंस, इंग्लिश में रिड्यूस का मतलब होता है कम होना, जिसके पास से ऑक्सीजन कम हो जाए वो रिड्यूस सब्सटेंस। इन दोनों में से कौन है फिर, CuO के पास ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन कम हो जाएगा इसके पास से, तो CuO हमारा रिड्यूस्ड सब्सटेंस हो जाएगा। जिसके पास से ऑक्सीजन चला जाएगा उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड सब्सटेंस। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है? तो आपको इन चारों के बाद, अगर पेपर में 2 भी पूछा जाए ना, चारों लिख लो, आप कहीं रफ में जाके चारों लिख लो, फिर इसमें से चूज कर लो जो जो हमें पूछा गया हम उसका आंसर दे देंगे, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा आपको बहुत ज्यादा। याद रखना क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपने एक चीज देखा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना वही हमारा रिड्यूस सब्सटेंस है। देखो CuO, इसका भी आंसर CuO। और जो रिड्यूसिंग एजेंट है ना वही हमारा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है। देखा आपने एक चीज, लेकिन ऐसे याद कर लो, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए ना, कॉन्सेप्ट होता है भाई, कभी नहीं भूलोगे आप। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसके पास ऑक्सीजन नजर आए, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में कुछ नहीं देखना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसके पास ऑक्सीजन हो, रिड्यूसिंग एजेंट जिसके पास ऑक्सीजन नहीं हो, ऑक्सीडाइज्ड जिस पर ऑक्सीजन का अटैक होने वाला है, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है, और रिड्यूस्ड जिसमें से ऑक्सीजन कम होने वाला है, घटने वाला है ना, रिमूव होने वाला है, तो वो रिड्यूस सब्सटेंस होता है। मैंने कहा ना डेफिनेटली पूछा जाएगा एग्जाम में। इनमें से एक पूछे, चारों पूछ ले, 3 पूछे, 2 पूछे, से मतलब नहीं, पूछा जरूर जाएगा ऐसा क्वेश्चन। 1 नंबर तो लिख लो। क्लियर है चीज़? ओके, ये हमारा डॉक्स, मतलब आपके 10 रिएक्शंस कंप्लीट हो गए। लास्ट टॉपिक है कोरोजन और रेंसिटी। देखो कोरोजन क्या होता है दोस्तों, जब किसी मेटेलिक बॉडी को छोड़ा जाता है बाहर ना, खुले में। मेटेलिक बॉडी आयरन, कॉपर है ना, सिल्वर, कुछ भी हो सकता है वो, है ना, गोल्ड, कुछ भी हो सकता है, आयरन, कॉपर, सिल्वर, कुछ भी। तो अगर आप बाहर छोड़ दोगे उसको खुले में, तो इस पर एक लेयर जम जाता है, जैसे जंग नहीं जम जाता वैसे लेयर जम जाता है, उसको बोलते हैं कोरोड। क्या बोलते हैं? कोरोड। लेयर का नाम है कोरोड, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोरोजन। क्या बोलते हैं? कोरोजन। When any metallic body is left outside for a long time in contact of air or moisture, then the thick layer is coated on them. This layer is called corrode and this process is called corrosion. ये हो गया डेफिनेशन। डेफिनेशन से क्या लेना समझ लो कि सर अगर बाहर छोड़ देंगे मेटालिक बॉडी को तो उस पर एक लेयर चढ़ जाती है, उसका नाम है कोरोड, और प्रोसेस का नाम है कोरोजन। इसका एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन, अगर आयरन की बात की जाए, सिर्फ आयरन की, तो आयरन के लिए कोरोड या कोरोजन इस्तेमाल नहीं करेंगे, रस्ट या रस्टिंग। रस्ट जंग का नाम है, इस लेयर का नाम है जंग, इसका कलर ब्राउन होता है, और रस्टिंग एक प्रोसेस है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? एक प्रोसेस है। समझ आई बात? क्लियर है? तो रस्टिंग ऑफ आयरन और रस्ट याद रखना है। कोरोजन से बचने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे पास, उस पर ऑयलिंग कर दो, पेंटिंग कर दो, पेंट कर दो, तो रस्टिंग नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा। ग्रीजिंग, ग्रीज लगा दो, गाड़ी के पार्ट्स में ग्रीज लगाते हैं, क्या नाम है, व्हीकल्स के पार्ट्स में। या फिर गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस भी है। गैल्वेनाइजिंग मतलब लेयरिंग ऑफ जिंक, जिंक का लेयर चढ़ा देना आयरन पे, इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लेयरिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन आर्टिकल क्या कराता है? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइज कर दो, या अलॉय बना लो आप, मतलब 2 मेटल को पिघला के आपस में मिक्स करो, मिक्सचर बना लो। अलॉय इज द होमोजेनस मिक्सचर। तो या तो अलॉय बना लो, तो अलॉय से भी क्या हो जाता है, रस्टिंग की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है, मतलब कोरोजन जल्दी नहीं होगा। समझ आई बात? क्लियर है? ये तो हो गया हमारा सर रस्ट। अब है कोरोजन वाला टॉपिक खत्म। रेंसिडिटी क्या होता है? देखो, जब किसी ऑयल कंटेनिंग फूड को, ऐसा खाना जो इसमें ऑयल प्रेजेंस हो, चाहे कम ज्यादा उससे मतलब नहीं है, ऑयल कंटेनिंग फूड को जब बाहर रखते हो, खाने को जब बाहर रख देते हो खुले में बहुत देर तक, तो उसका टेस्ट स्मेल बिगड़ जाता है। आपने देखा होगा गर्मी में अक्सर ये होता है, तो टेस्ट और स्मेल बिगड़ जाता है। इससे क्या होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं रेंसिडिटी। क्यों? क्योंकि खाने का ऑक्सीडेशन हो जाता है। खाने पे किसका अटैक हो जाता है? ऑक्सीजन का। ध्यान रखना। और इस प्रोसेस को कहते हैं रेंसिडिटी, और रेंसिड हो जाना भी कहते हैं इसको। और इससे बचा कैसे जा सकता है? देखो, चिप्स बैग में या जो भी चिप्स बैग होता है, कुरकुरे के बैग्स वगैरह जो पैकेट होते हैं, उसके अंदर हीलियम या नाइट्रोजन गैस भरा होता है। हीलियम याद रखना, या यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, हीलियम या नाइट्रोजन गैस भरा रहता है रेंसिडिटी से बचने के लिए। क्लियर है चीज? कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। अब ये बचा, या तो आप इसको गर्म कर दिए, रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल कर लो, तब भी रेंसिडिटी से बचा जा सकता है। कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना। आयरन जो है Fe पर जंग लगता है अगर, तो इस पर जंग जो है हमारा उस रस्ट कहलाता है, और इसका कलर हो जाता है ब्राउन। और इसका फॉर्मूला है Fe2O3.NH2O, NH2O, Fe2O3 ऐसे, Fe2O3.NH2O। इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये रस्ट का फॉर्मूला है, जंग का फॉर्मूला, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है। और इसी तरह से अगर कॉपर है, तो कॉपर जब खराब होगा तो उस पर ग्रीन कलर का लेयर चढ़ जाता है। आप लिख लो इन चीजों को, ग्रीन कलर का लेयर चढ़ जाता है, और उस ग्रीन कलर कोटिंग का नाम होता है CuCO3। इसको बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट। ये ग्रीन कलर की लेयरिंग होती है। कॉपर जब खराब होता है ना, ग्रीन कलर की लेयरिंग चढ़ जाती है, उसको नींबू वगैरह से एसिड डाल के साफ करते हैं। ठीक है। अब हमारा क्या होता है, सिल्वर है। सिल्वर पे अगर ब्लैक, आपने देखो चांदी अक्सर ब्लैक हो जाता है। ब्लैक क्यों? तो उस पर
सल्फर का रिएक्शन हो जाता है उस पर, सल्फर रिएक्शन करता हो, एटमॉस्फेरिक सल्फर। तो सिल्वर अक्सर ब्लैक होता है और उस ब्लैक लेयर का नाम क्या होता है? Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। देखो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया है, प्लीज़ नोट डाउन कर लेना इन चीज़ों को प्लीज़, क्योंकि क्वेश्चंस में पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया आपसे। और आज की क्लास में आपको जो भी बताया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता, फालतू बात मैंने बिल्कुल नहीं बताई आपको, सारे के सारे इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको कि जो पेपर में यानी टर्म 1 में आपको जो आने वाला एग्जाम, बोर्ड एग्जाम है, उसमें आप कर सको। याद रखना, अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो, करके जाते हो मेरे नोट्स बना करके और अच्छे से याद करके, आप एग्जाम जब दोगे ना आपको उस टाइम पर मेरी याद आएगी, डेफिनेटली बता रहा हूँ, गारंटी है इस बात की। समझ आ रही बात? मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली याद करोगे आप मेरे को। आप चैप्टर्स जो बना रहा हो ना उसको देखते चले हो, फिर बताना, फिर अगले साल देखना आप छोटे भाई बहन को, या फिर खुद ही बार बार देखोगे टॉपिक्स को समझने के लिए, या अपने लोगों को, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करोगे अपने आप। मैं नहीं कह नहीं रहा, चाहो तो शेयर कर दो, लाइक कर दो, और सब्सक्राइब तो करके ही जाना, क्या पता है कब काम आ जाए। देखो सब्सक्राइब करने से कोई नुकसान नहीं होगा आपका, डेफिनेटली कोई ना कोई फ़ायदा ही होगा आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, जितना हो सके लाइक करो, जितना हो सके शेयर कर डालो, इधर उधर लिंक्स है ना उसको डाल दो, व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, जहाँ डालो, लेकिन उसको शेयर करो ताकि और बच्चों को भी फ़ायदा हो, और बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि इतना सिंपल वर्ड में ना देखो कोई नहीं समझाता, डेफिनेटली मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, इतने सिंपल वर्ड में कोई नहीं समझा पाता भाई। क्योंकि मैंने देखा है कि, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों के माइंड में कैसी चीज़ों को सेट करना है। सिर्फ पढ़ाना मतलब नहीं होता, दिमाग में फिट करना मतलब होता है, मकसद ये होता है हमारा। चलो मिलते हैं हम लोग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट चैप्टर इसी के साथ कोई नेक्स्ट चैप्टर में बनाऊंगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट, या फिर क्या नाम है, एक और चैप्टर में एसिड बेस और सॉल्ट ही बनाऊंगा। तो अगली वीडियोस का आप इंतजार करिए, ठीक है? कुछ ही दिन में, 2-3 दिन में वीडियोस आ जाएंगी। और इस वीडियो को जब तक देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए और तैयारी कीजिए। टाइम भी तो चाहिए आपको तैयारी करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में हम लोग, जब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू, मिलते हैं।